बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेज़र फिजिक्स कोर्स। अच्छा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था पॉपुलेशन के मुतल्लिक, और पॉपुलेशन हमारे पास उसके डेफिनेशन में ये आ रहा था, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द एनर्जी स्टेट इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ दैट एनर्जी स्टेट। और हमने ये देखा था कि अगर आपके पास जो सिस्टम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसमें जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ जाएंगे तो पॉपुलेशन ऑफ द एनर्जी स्टेट्स वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन मैंने ये डिस्कस किया था कि फॉर द लेज़र लाइट, अगर आप लेज़र प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके उल्ट होना चाहिए कि हायर एनर्जी लेवल्स में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और लोअर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन कम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास दो एनर्जी लेवल हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है फॉर द लेज़र लाइट कि हायर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो इन जनरल अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कि वो हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल में एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है अगर आपके पास सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो फिर एट द एंड हमने डेल्टा ई की वैल्यू चेंज की थी, हमने इसमें टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करके देखा था। तो अगर आपके पास एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में ही है तो N2 कभी भी N1 से ग्रेटर नहीं होगा। तो फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि हायर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो देन वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ पे कि हमें हायर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा चाहिए, मीन्स N2 ग्रेटर दैन N1 क्यों होना चाहिए। तो इसका आंसर हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसमें मज़ीद डिटेल्स में जाएं तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1.8 है हमारा टॉपिक, ऑब्जर्वेशन एंड एमिशन ऑफ लाइट एंड आइंस्टाइन प्रेडिक्शन। तो हमने कंसीडर यहाँ पे ये किया कि वी हैव द टू एनर्जी लेवल, एक E1 है एक E2 है, और इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज स्टेबल एंड मूव्स कंटिन्यूसली इन दैट ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। याद रखिएगा, अगर कोई एटम या कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो इसका जो लाइफ टाइम होगा वो हमारे पास इनफाइनाइट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो स्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद भी वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास स्टेबल है। अच्छा, अगर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोई हम एक्सटर्नल फोटॉन अगर फॉल करते हैं और एक एटम यहाँ पे E1 स्टेट में था, तो ये अगर एटम यहाँ पे जो मौजूद था ग्राउंड स्टेट में अगर उस फोटॉन को ऑब्जर्व कर लेता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, न्यू इज इक्वल टू E2 - C1/h। तो अगर ये इस फ्रीक्वेंसी के फोटॉन को ऑब्जर्व कर लेता है एटम तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटॉन। तो इस फिनोमिना को हम ऑब्जर्वेशन का नाम देंगे कि अगर कोई एटम या कोई इलेक्ट्रॉन कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेता है और जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए तो सच फिनोमिना इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, या जस्ट हम इसे क्या नाम देंगे, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल फोटॉन यूज़ किया है और उसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। तो सच फिनोमिना इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, और इसको हम एक्साइटेशन का भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, जब ये एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो याद रखिएगा अब ये स्टेबल नहीं रहा, अब ये स्टेबल नहीं रहा। तो अगर स्टेबल नहीं रहा तो फिर इट्स मीन दैट यहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम यहाँ पे गुजार नहीं सकता। तो ये कुछ ही टाइम के बाद जो है ये वापस अपने उस स्टेट में आ जाएगा जहाँ से इसने ट्रांजिशन की थी, जहाँ से इसने अपवर्ड ट्रांजिशन परफॉर्म की थी। तो अगर ये खुद ही वापस आ जाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में था खुद ही वापस आ जाता है तो सच फिनोमिना इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्यों कहा जा रहा है, अब देखें, जब ये एक्साइटेड स्टेट में था यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जब ये यहाँ पे E1 में था।
तब अगर ये वापस इस स्टेट में आना चाह रहा है तो डेफिनेटली इसको अपनी एनर्जी डिक्रीज़ करना होगी। तब ये जब खुद बाय इटसेल्फ वापस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक वापस आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। अब अगर ये अपनी एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, डेफिनेटली अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो अगर वो फोटॉन की फॉर्म में रिलीज़ कर देता है तो सच फिनोमेना इज़ कॉल्ड द डी एक्साइटेशन, कि अगर ये वापस अपनी असल स्टेट में या E2 से E1 आ जाता है कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, हमारे पास डी एक्साइटेशन या स्पॉन्टेनियस एमिशन का हम यहाँ पे इसको नाम देंगे। अच्छा, अब इसके वापस आने के यहाँ पे ये क्यों नहीं स्टे करता, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम के लिए क्यों नहीं रुक सकता। तो नंबर 1 द मेन रीज़न यहाँ पे यह है क्योंकि देखें इलेक्ट्रॉन जो है हाई हमारे पास K शेल, L शेल, M शेल में है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में है। तो सेंटर किसी एटम का जो सेंटर होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे या न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप दोनों के दरमियान एक कूलम जो है हमारे पास फोर्स पाई जाती है, जिसे हम कूलम इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है इसे कूलम इंटरेक्शन कहा जाता है। तो इस कूलम इंटरेक्शन की वजह से ड्यू टू द कूलम इंटरेक्शन ड्यू टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस पुल्स द इलेक्ट्रॉन बैक टू द इनर ऑर्बिट एंड द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। तो दोबारा जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है ड्यू टू द अट्रैक्शन। तो इसमें एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में कुछ टाइम एक्साइटेड स्टेट में गुजारने के बाद वापस आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो डेफिनेटली अपनी ये एनर्जी लेस करेगा। यहाँ से E1 से E2 तक जाने के लिए इसकी एनर्जी जो है इंक्रीज़ हुई। अब इसकी एनर्जी कैसे इंक्रीज़ हुई है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने यहाँ पे फोटॉन फॉल किया था, उस इस एटम ने, ये इलेक्ट्रॉन ने उस फोटॉन को ऑब्जर्व किया तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहाँ से अगर ये वापस आ रहा है तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगी। और यहाँ पे एनर्जी किस तरह से डिक्रीज़ हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन, कि ये फोटॉन एमिट करे। अगर ये फोटॉन एमिट करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तो सच फिनोमेना इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ लाइट। एट द आउटपुट हमें एक फोटॉन मिलेगा, हमें एक लाइट मिलेगी जब ये हमारे पास डाउनवर्ड जो है ट्रांजिशन परफॉर्म करेगा। When we see light from any source, we actually see the electrons jumping from excited state to the lower energy state। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे बल्ब है, कैंडल है, तो आपको अगर वहाँ से फोटॉन नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब यह इट्स मीन दैट के इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। क्योंकि जब वो एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे तो वहाँ से हमें जो है एट द आउटपुट एज ए रिज़ल्ट जो है एनर्जी जो है उन इलेक्ट्रॉन्स की डिक्रीज़ होगी। और जो एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स। अच्छा, इसमें हम फिर ये कह सकते हैं कि जो भी आपको जो सोर्स ऑफ लाइट जिससे आपको लाइट मिल रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे डाउनवर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी जो है अब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो याद रखिएगा अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोटॉन को ऑब्जर्व करता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और ड्यू टू इंक्रीज इन द एनर्जी ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और सच फिनोमेना इज़ कॉल्ड द अब्जॉर्प्शन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था और वो बाय इटसेल्फ अगर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, बाय इटसेल्फ कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने यूज़ नहीं किया कि उसकी वजह से ही वापस है, बाय इटसेल्फ कुछ टाइम वहाँ पे इसने गुजारा और ख़ुद ही वापस आ जाता है, तो सच फिनोमेना इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ लाइट। अगर वो फोटॉन एमिट करता है तो देन हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ लाइट का नाम देंगे इसे। अच्छा, ये जो दो प्रोसेस थे ये बिफोर 1917 से पहले सब साइंटिस्ट जो है इस पे एग्री थे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है और स्पॉन्टेनियस का भी प्रोसेस हो रहा होता है। बट इन 1917 आइंस्टाइन ने एक थर्ड फिनोमेना की प्रेडिक्शन दी
जिसका नाम क्या रखा गया, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन ने इन 1917 जो प्रिडिक्शन दी थी उसके अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्टेड दैट फोटॉन्स इन द लाइट फील्ड इंड्यूस द एक्साइटेड एटम्स टू fall to the lower energy state and give up their excess energy in the form of photons. He called this second type of emission as the stimulated emission of light. तो अच्छा, अगर इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो याद रखें, हमने ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस करवाने के लिए हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने फोटान का इस्तेमाल किया। तो उस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, उस एक्सटर्नल फोटान की वजह से ऑब्जर्वेशन का फिनोमेना हुआ है। लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है ख़ुद ही वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया। अब आइंस्टाइन ने एक थर्ड जो है फिनोमेना, उसकी प्रेडिक्शन ये की थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है तो हम उसको अगर लोअर एनर्जी स्टेट में लेके आना चाहते हैं बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि अगर ये जो आपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जो लाइट यूज़ किया था, एनर्जी यूज़ किया था, ये जो एक्सटर्नल फोटान यहाँ पे फॉल किया था, वो क्या करवा सकता है, दो प्रोसेस करवा सकता है। या तो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस करवा सकता है, डेफिनेटली हमने अगर वो फोटान ऑब्जर्व हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि एक्साइटेशन का प्रोसेस करवाएगा। और आइंस्टाइन ने ये मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया कि हम जो एक्सटर्नल फोटान फॉल कर रहे हैं ये किसी एक्साइटेड एटम को वापस जो है लोअर एनर्जी स्टेट में भी ला सकता है। तो अगर हम कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फोटान फॉल करते हैं और ऑलरेडी हमारे पास कोई एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मौजूद था, अब इस एक्सटर्नल फोटान के इंटरेक्शन की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो सच फिनोमेना इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। अब हम इनको अलग अलग से डिटेल में डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, आइंस्टाइन ने 1917 में ये जो एक न्यू आइडिया दिया था स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट, इसकी वजह से लेज़र के मुतल्लिक जो है बहुत सारा काम हुआ। और ऑलरेडी मैं इसकी हिस्ट्री बता चुका हूँ कि 1954, दैन 1956, 1958 एंड आल्सो इन द 1960 सबसे पहले जो है रूबी लेज़र बनाई गई थी, दैन गैस लेज़र बनाई गई थी, दैन सॉलिड स्टेट लेज़र जो है इस तरह से बनाई गई थी। तो बिहाइंड जो आइडिया था वो क्या था, आइंस्टाइन का था। और इस आइडिया की वजह से तो आइंस्टाइन ने ये थर्ड जो है फिनोमिना जो हमने अभी इसकी बात कल स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट का जो 1917 में आइडिया दिया था। अच्छा, नेक्स्ट है, अब हम इन तीनों प्रोसेस को अलग अलग से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये तीन प्रोसेस है हमारे पास, थ्री प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर ये कर रहे हैं कि हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक E1 है और एक E2 है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी था, जैसे हमने इसको फोटान ले लिया और इसकी एनर्जी जो है hν इज इक्वल टू E2 माइनस E1, कि ये जो हमने एक्सटर्नल फोटान यहाँ पे फॉल कर रहे हैं इसके एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी है जितना इन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान डिफरेंस है। और यहाँ पे एक हमारे पास एटम है और वो क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, E1 में है। अब यहाँ पे लिखा बिफोर, कि जब ये फोटान अभी ऑब्जर्व नहीं हुआ था, मीन्स इस साइड पे आ रहा था, तो अभी इसने ऑब्जर्व नहीं किया था, तो ये ग्राउंड स्टेट में था। लेकिन जैसे ये फोटान, ये एटम जो है ऑब्जर्व कर लेता है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो दैट्स वाई आफ्टर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इसने क्या परफॉर्म किया, अपवर्ड ट्रांजिशन। तो लेट अस कंसीडर अ मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। हमारे पास आइडेंटिकल एटम्स हैं और इसमें जो एनर्जी लेवल 1 जो हमारे पास है, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एक्साइटेड फ्राम एनर्जी लेवल 1 टू द एनर्जी लेवल 2 बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटान। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर वो फोटान ऑब्जर्व करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। दिस ट्रांजिशन इज़ नोन एज इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन। इसे जस्ट ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है और आल्सो हम इसे स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन का भी नाम देते हैं, और सिंपली एज अ ऑब्जर्वेशन, कि अगर वो अपवर्ड ट्रांजिशन परफॉर्म करता है बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल फोटान तो इसको हम स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन का भी नाम देते हैं या जस्ट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। बाय ईच ऑब्जर्वेशन ट्रांजिशन वन फोटान डिसअपीयर फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट। अब देखें कि जो इंसिडेंट लाइट या जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट हमने यूज़ किया था जिसमें फोटान्स मौजूद थे फॉर द ऑब्जर्वेशन, तो उससे क्या होगा कि जो एक्सटर्नल लाइट आ रही थी, अगर एक एटम जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में अगर चला जाता है
तो उससे क्या होगा हमारे पास 1 फोटान डिसअपियर फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट, कि इंसिडेंट लाइट से 1 फोटान डिसअपियर। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन की वजह से 1 एटम ऐड टू द पॉपुलेशन एट एक्साइटेड एनर्जी लेवल E2। तो इट्स मीन दैट के यहाँ से एक एटम जो है एक्सटर्नल सोर्स से डिसअपियर होगा और एक फोटान यहाँ से डिसअपियर हुआ है, क्योंकि ये फोटान इसने ऑब्ज़र्व कर लिया। तो इसकी वजह से जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से 100 फोटान आ रहे थे, तो अब यहाँ पे कितने रह जाएंगे? अगर इसने एक फोटान ऑब्ज़र्व कर लिया तो जस्ट 99 रह जाएंगे। तो ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन हमारे पास बता रहे हैं कि हमारे पास क्या फिनोमेना हो रहा है कि एक फोटान डिसअपियर हो रहा है और यहाँ से ये एटम फिर जंप करके कहाँ पे चला गया है कि E2 में चला गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये E2 में गया है तो हायर एनर्जी स्टेट में हायर एनर्जी स्टेट की जो पॉपुलेशन थी उसमें एक एटम ऐड हो चुका है। कि अगर मैं एटम की बात करता हूँ कि उसकी पहले अगर पॉपुलेशन थी जस्ट 50, कि यहाँ पे 50 एटम मौजूद थे, जो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब क्योंकि ये जब ये ट्रांजिशन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आया, तो अब एक और इसमें इसकी पॉपुलेशन में एक और एटम के इंक्रीमेंट यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। तो इसकी वजह से यहाँ मज़ीद जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो लेकिन क्योंकि ये जंप करके E1 से E2 गया तो यहाँ पे एक की कमी आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे जो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 पहले थे, यहाँ पे भी 50 थे, तो यहाँ पे फिर कितने रह जाएंगे 49 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 51। तो ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि एक फोटान की कमी हो रही है, डिक्रीज़ हो रहा है फ्राम द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, और पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी स्टेट इंक्रीज़ हो रही है और पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट डिक्रीज़ हो रही है। एक ही कमी आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे अभी जस्ट एक एटम करें। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। तो 1 फोटान डिसअपियर फ्राम द इंसिडेंट लाइट and 1 atom adds to the population at excited energy level E2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट में एक एटम A था, उसने ये फोटान को ऑब्ज़र्व किया जिसकी एनर्जी h न्यू थी, तो वो क्या बन चुका है? एक्साइटेड एटम बन चुका है। तो ये स्टेरिक जो स्टार ऊपर लगा हुआ है ये शो कर रहा है कि ये एक्साइटेड एटम है। तब हम अगर बात करते हैं रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, तो रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आता है? द नंबर ऑफ एटम्स per unit volume that makes our transition from the lower energy level to the higher energy level per second is called the rate of absorption। अब एक सेकंड में जितने, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे जस्ट एक एटम की बात की थी, तो हम एक से, क्योंकि हमारे पास मिलियंस के हिसाब से एटम्स होते हैं, तब अगर हम इन जनरल इसको डिस्कस करें तो जितने नंबर ऑफ एटम्स ने जस्ट इन 1 सेकेंड, जितने नंबर ऑफ एटम्स ने आवर ट्रांजिशन परफॉर्म किया है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट मेक्स आवर ट्रांजिशंस फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द अपर लेवल पर सेकंड इज कॉल्ड द रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज डिनोटेड बाय RABS से क्या मराद है? ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू -dN1/dt। अब देखें माइनस क्यों यूज़ किया गया है और dN1/dt, dN1/dt से क्या मराद है? चेंज इन नंबर्स या चेंज इन N1 क्या है? पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल E1। तो अब क्या हो रहा है इसमें? चेंज इन एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ किया गया है। माइनस का साइन इसलिए यूज़ किया गया कि N1 में जो चेंजिंग आ रही है वो नेगेटिव इंडिकेट करें। क्यों? क्योंकि N1 की तादाद क्या हो रही है? जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन हो रही है तो N1 की तादाद जो पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल थी वो डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए आर ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू dN2/dt। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन यूज़ किया है क्योंकि ऑब्जर्वेशन की वजह से हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल भी चेंज हो रही थी, लोअर एनर्जी लेवल की भी पॉपुलेशन चेंज हो रही थी, लेकिन लोअर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन में कमी आ रही थी, लेकिन हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीमेंट हो रहा था, ऐड हो रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा एटम। तो अब चेंज इन d/dt क्या शो करता है? चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास फिर क्या होगा? दो तरह से हम लिख सकते हैं, -dN1/dt इज इक्वल टू dN2/dt। यहाँ पे माइनस इसलिए यूज़ किया है कि यहाँ पे N1 की जो तादाद थी पॉपुलेशन वो क्या हो रही है? हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए साइन यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे N2 की तादाद बढ़ रही है। तो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्रांजिशन
occurring in the material at any instant will be proportional to the population in the lower energy level। तो जो रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, n1 के। अब n1 के प्रोपोर्शनल होने से क्या मुराद है कि देखिए यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट में जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतना ही रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होगा। रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन को दोबारा बता दूँ किसके प्रोपोर्शनल है, n1 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एटम मौजूद ही नहीं है, E1 कम्प्लीटली अगर एम्प्टी है, फायदा हम ये कंसिडर करें, तो क्या वहाँ से कोई ऑब्जर्प्शन का फिनोमेना होगा, नहीं हो सकता। तो याद रखें कि रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन जो है वो फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर 1 वो हमारे पास n1। तो n1 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स एट द लोअर एनर्जी लेवल। तो मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ ऑब्जर्प्शन ट्रांजिशन अक्रिंग इन द मटीरियल एट एनी इंस्टेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन इन द लोअर एनर्जी लेवल। तो इसे हम रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन भी कहते हैं कि रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n1 and also rate of absorption is also proportional to the number of photons per unit volume in the incident beam। अब देखें कि क्योंकि absorption का फिनोमेना कब होगा, जब कोई फोटान आके फॉल करेगा किसी एटम पे। अब अगर कोई हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जिसमें फोटान ही नहीं है, तो क्या हमारे पास कोई अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, नहीं होगा। तो हम फिर कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ फोटान्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज़्यादा इंसिडेंट लाइट में फोटान्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आउटवर्ड ट्रांजिशन होंगे। अगर एक फोटान है तो एक एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अगर 2 है तो 2, अगर 100 है तो 100 आउटवर्ड ट्रांजिशन होंगी, अगर 1000 फोटान इंसिडेंट बीम में तो 1000 आउटवर्ड ट्रांजिशन परफॉर्म होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो ऑफ न्यू। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दिस वन इज़ द लाइट एनर्जी ऑफ द जो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारे डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करता हूँ तो रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ऑफ न्यू एंड n1। तो अगर मैं यहाँ से दिस वन इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर इसे मैं ख़त्म करता हूँ तो इक्वालिटी का साइन आएगा और यहाँ पे B12 एक कांस्टेंट आ जाएगा, रो ऑफ न्यू और n1। तो रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन हमारे पास किसके इक्वल होगा, B12। अब 1 2 क्या शो कर रहा है कि ट्रांजिशन हमारे पास E1 से E2 हो रही है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या कहते हैं, B12 इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड B12 ये जो कांस्टेंट है इज़ नोन एज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर ऑब्जर्प्शन एंड इट इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E2। तो B12 क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट है फॉर द ऑब्जर्प्शन, और ये बेसिकली हम इसे प्रोबेबिलिटी भी बताते हैं। अब किसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, आउटवर्ड ट्रांजिशन की, वो कितनी होगी नहीं होगी, कितने चांसेस हैं। तो B12 जो कांस्टेंट है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E2 एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर ऑब्जर्प्शन। तो उम्मीद है आपको ऑब्जर्प्शन का फिनोमेना समझ आ गया होगा।